साल 1998 उत्तर प्रदेश की सियासत, पुलिस और अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही बड़े बड़े अफसरों की पेशानी पर पसीना आ जाता। कारोबारी उसके नाम से कांपते थे, ठेकेदार रास्ता बदल लेते थे, पुलिस के जवान ऑपरेशन पर जाने से पहले अपनी वसीयत जैसी बातें घर वालों से कर जाते थे और नेता भी उसके बढ़ते नेटवर्क को लेकर बेचैन रहने लगे। ये वो दौर था जब यूपी की पुलिस के पास पुरानी 303 राइफलें हुआ करती थी और एक 25 साल का युवा लड़का सड़कों पर 30 गाड़ियों से चलता था, जिसमें 25 गाड़ियों में राइफल शीशे से बाहर निकलती हुई। महज 25 साल की उम्र में उसने खूनी साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और नेपाल तक फैल चुकी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो AK-47 लेकर खुलेआम घूमता था। वो आतंकी जिसने बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में बीच सड़क पर पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया और पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को 126 गोलियां मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5 करोड़ में हत्या की सुपारी लेता है। सीएम की सुपारी वाली खबर के बाद उस अपराधी को पकड़ने के लिए 4 मई 1998 को देश में पहली बार STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती। पहली बार बड़े स्तर पर मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल हुआ। सैकड़ों जगह छापे पड़े, महीनों तक पीछा चला और आखिरकार 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हुई मुठभेड़ में इस खूनी कहानी का अंत हुआ। और कहानी है गोरखपुर के डॉन, माफिया, बाहुबली, आतंकी श्री प्रकाश शुक्ला की। उत्तर प्रदेश में यूं तो तमाम बड़े अपराधी हुए, माफिया हुए, बाहुबली हुए, दबंग हुए और सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सब में रोमांच है, सब में विभत्सता है, सब में ठसक है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जैसा उत्तर प्रदेश में दूसरा नहीं हुआ दबंग। वैसा अपराधी उत्तर प्रदेश में दूसरा जन्मा ही नहीं श्री प्रकाश जैसा। 18 साल की उम्र में गोरखपुर के उस लड़के ने पहला अपराध किया और वो पहला अपराध इस दृष्टि ऐसे हुआ कि अपनी बहन के साथ श्री प्रकाश जा रहा था। रास्ते में एक तिवारी नाम का लड़का था, वहीं उसी स्थानीय उसने इसको देख, इसकी बहन को देखकर सीटी बजाई और जब श्री प्रकाश और उसके बीच में आंखें मिली तो उसने कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी और उसके बाद श्री प्रकाश ने उसको इतना मारा कि वो मर गया। उसके बाद श्री प्रकाश नेपाल भाग गए। तो 18 साल की उम्र में श्री प्रकाश ने पहला अपराध किया और मेरे ख्याल से 25-26 साल की उम्र में श्री प्रकाश मर गए। अब श्री प्रकाश का कुल कितना कालखंड है अपराध का? 6 साल 7 साल। 6-7 साल में इतना तांडव उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी ने नहीं मचाया, किसी गैंगस्टर ने नहीं मचाया। 20-20, 30-30 साल जो लोग, 40-40 साल जो लोग अपराध की दुनिया में बादशाहत रखे उत्तर प्रदेश में, वो भी श्री प्रकाश के सामने पानी भरते नजर आते हैं आतंक की दृष्टि से।
ऐसा कोई अपराधी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जिसने वर्तमान मुख्यमंत्री की, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सुपारी ले ली हो। विधायक मार दिया, सांसद मार दिया, व्यापारी मार दिया, सरकारी अधिकारी मार दिया, पुलिस का दरोगा, इंस्पेक्टर मार दिया, सब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री को मार दूंगा, ऐसा ही ऐलान हो जाए। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई अपराधी मेरी दृष्टि में उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे थर थर कांपते हो, जिससे दिल्ली की राजनीति के बड़े चेहरे भी थर थर कांपते हो, जिसका फोन कैबिनेट मिनिस्टर्स को चला जाए तो उनके लिए आदेश हो जाए, जो कह दे वही सेवा पूरी की जाए तुरंत, जो शिव प्रकाश के साथ था। इसलिए मुझे लगता है कि आतंक को अगर आप कसौटी मानेंगे तो शिव प्रकाश उत्तर प्रदेश में आतंक का सबसे बड़ा नाम रहा है। कहानी शुरू होती है गोरखपुर के मामखोर गांव से। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म एक स्कूल टीचर के घर में होता है। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता पहलवान भी थे, जिसकी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला का मन पढ़ाई की जगह पहलवानी में लगता था। यह वही दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति तेजी से बदल रही थी। विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति बाहुबल की छात्र राजनीति में बदल रही थी। और इस दरमियान गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में दो बड़े नाम तेजी से उभर रहे थे, जिसमें एक नाम था हरिशंकर तिवारी और दूसरा वीरेंद्र शाही। दोनों के समर्थकों का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि रेलवे के ठेके, सरकारी निर्माण कार्य, शराब, परिवहन और रंगदारी तक इनकी पकड़ थी। इस दौर में युवा लड़कों के लिए अपराध सिर्फ अपराध भर नहीं था, बल्कि ताकत, पैसा और पहचान हासिल करने का सबसे तेज रास्ता माना जाने लगा था। श्री प्रकाश भी इसी माहौल में बड़ा हो रहा था। इसी बीच साल 1993 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक दिन उसकी बहन बाजार गई थी। वहीं एक युवक जिसका नाम राकेश तिवारी बताया जाता है, उसने उसे देखकर सीटी बजा दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। बहन जब रोती हुई घर पहुंची तो श्री प्रकाश शुक्ला उसे देखकर पूरे तरीके से आग बबूला हो गई। वो घर से निकला और बाजार में उस युवक की तलाश करने लगा। वो लड़का जब श्री प्रकाश को मिला तो दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट, और देखते ही देखते श्री प्रकाश शुक्ला ने उस लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला की जांच में जुट गई। उसके गांव में पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची, लेकिन वो वहां से फरार हो गई। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जिन्होंने उसे कानून से बचाने के साथ साथ अपराध की दुनिया का रास्ता भी दिखा दिया। उस समय पूर्वांचल में बाहुबली राजनीति अपने चरम पर थी। कई स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने उसे सलाह दी कि अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो सारी जिंदगी जेल में कट जाए, इसलिए कुछ समय के लिए देश छोड़ना ही बेहतर होगा। इसी सलाह के बाद उसे गुप्त तरीके से बैंकॉक भेज दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही एक बाहुबली का हाथ था। और बैंकॉक जाकर उसने पहली बार समझा कि आखिर अपराध देश में कैसे होते हैं। हालांकि विदेश में रहने के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ महीनों के बाद बैंकॉक से वापस भारत लौट आया। उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर वो अपने गांव जाएगा तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, इसलिए वो बिहार के मोकामा पहुंचा। उस समय मोकामा का नाम सुनते ही जिस व्यक्ति का चेहरा सामने आता था वो था बाहुबली सूरज भान सिंह।
रेलवे ठेके, गैंग वॉर, राजनीतिक प्रभाव के लिए चर्चित सूरजभान का नेटवर्क बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरजभान के गैंग में जगह बनाई। शुरुआत में वो सिर्फ एक शूटर था, उसे छोटे मोटे काम दिए जाते थे, लेकिन बहुत जल्द सूरजभान को समझ में आ गया कि ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। ये बिना डर के गोली चलाता है, मौके पर घबराता नहीं है और भागने की योजना पहले से तैयार रखता है। धीरे धीरे सूरजभान ने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध को पेशे की तरह अपनाना शुरू कर दिया। उसने सूरजभान के साथ रहकर यह सीखा कि किसी इलाके पर कब्जा सिर्फ बंदूक से नहीं होता, बल्कि डर से होता है। अगर लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांपने लगे तो असली राज कायम होता है। श्री प्रकाश के अंदर एक सबसे बड़ी विचित्रता ये थी कि दुर्दांत बहुत था। मतलब जोखिम उठाने की सनक उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। व्यापारी में मारना, लॉटरी पर कब्जा करना है तो लॉटरी के सबसे बड़े व्यापारी को गोलियों से भून दिया। होटल व्यवसायियों को डराना है तो प्रदेश के सबसे बड़े होटल व्यवसायी को निशाने पर ले लिया, किडनैप कर लिया। ठेका पट्टा टेंडर पर कब्जा करना है तो लखनऊ के विधानसभा से 200-300 मीटर दूरी पर जो होटल था वहां घुस के AK-47 से 85 राउंड फायर करके 3 कारोबारियों को मार देना। विधानसभा चल रही है बगल में, सोचिए, गोलियों की तड़तड़ाहट विधानसभा तक सुनाई दे रही है और फिर अपना नाम बता के जाना, कहे कि हमको जानते हो, श्री प्रकाश। जब वीरेंद्र प्रताप शाही को मारा श्री प्रकाश ने लखनऊ में, तब एक स्कूल के पास मारा था। उस स्कूल में उस दिन पेरेंट टीचर्स मीट थी, बच्चे थे, टीचर थे, अभिभावक थे, आना जाना था। 20 गोली मारी, आंख में, कान में, मुंह में, पेट में, जांघ में, सब में गोली मारी और लात से उनकी देह को उलट पलट के गोली मारी। ये कंफ्यूजन हो गया श्री प्रकाश को कि दिल इधर होता है किधर होता है, तो 5 इधर मारी, 5 इधर मारी, दिन में 10 बजे। सोचिए, कौन जो उत्तर प्रदेश में अपराध का एक बड़ा नाम था, अपराध की दुनिया का, हरिशंकर तिवारी और शाही, ये 2 ध्रुव थे, अपराध की दुनिया के दोनों बादशाह थे। यहां से और फिर लालू के राज में लालू के मंत्री को पटना में अस्पताल के गेट पर गोलियों से भून देना श्री प्रकाश ने किया। तो श्री प्रकाश का खौफ बहुत चरम तक पहुंच गया था। राजनेता, उद्योगपति, नौकरशाह सब कांपते थे, सब। जिस पर श्री प्रकाश ने उंगली रख दी वो सरेंडर हो गया और नहीं हुआ तो मारा गया। इसी दौरान पूर्वांचल में रेलवे के ठेकों को लेकर संघर्ष और तेज हो गया। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में था और बिहार के कई बड़े ठेके यहीं से निकलते। इन ठेकों पर पहले से हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे बाहुबलियों का प्रभाव था। सूरजभान चाहता था कि इस पूरे खेल में उसका भी दबदबा बढ़े, लेकिन सामने 2 मजबूत प्रतिद्वंदी थे और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला को आपराधिक जिंदगी की पहली बड़ी सुपारी मिली। वो भी सुपारी थी वीरेंद्र शाही की। यहीं से अब श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी ने वो मोड़ लिया जहां से उसके लिए पीछे लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। अब वो कोई और साधारण अपराधी नहीं था, उसके पीछे बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह का संरक्षण था। हाथ में आधुनिक हथियार था, ऐसे हथियार जो उस समय पुलिस के पास भी नहीं होते थे। पूर्वांचल की राजनीति, ठेकेदारी और अपराध तीनों एक दूसरे में इस तरह से घुल चुके थे कि
ये तय करना मुश्किल था कि कौन नेता है, कौन ठेकेदार और कौन अपराधी, क्योंकि ठेका करोड़ों का खेल बन चुका था और उस खेल में बंदूक सबसे बड़ा दस्तावेज बन चुकी थी। इसी ठेके और बाहुबली की लड़ाई की वजह से पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच दुश्मनी बढ़ती चली और इसी के साथ वीरेंद्र शाही को मारने की सुपारी शिवप्रकाश शुक्ला को दी गई। बताया जाता है कि शिवप्रकाश ने वीरेंद्र शाही पर पहले 2 बार हमला किया था, लेकिन वो दोनों बार बच निकले थे। 2 बार नाकाम होने के बाद शिवप्रकाश ने जल्दबाजी नहीं की, उसने अपने तरीके बदल दिए। अब वो सीधे हमला करने के बजाय कई दिनों तक अपने शिकार की रेकी करने का नई तरकीब खोजने लगा और यहीं से उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया। शिवप्रकाश शुक्ला को जिसकी भी हत्या करनी थी या उसका अपहरण करना होता था, वो उसकी दिनचर्या, आने जाने का रास्ता, गाड़ियों का समय, सुरक्षा व्यवस्था, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करता था और यही वजह थी कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। साल 1997 की शुरुआत में आखिर वो मौका आया जिसका इंतजार शिवप्रकाश कई महीनों से कर रहा था। वीरेंद्र शाही उस दिन लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में अकेले निकले थे। बताया जाता है कि वो एक परिचित महिला के लिए किराए का मकान देखने जा रहे थे। उनके साथ न गनर था और न ड्राइवर। शिवप्रकाश को पहले से इसकी भनक लग चुकी थी। उसने अपने साथियों के साथ रास्ते में घात लगाई और जैसे ही शाही उनकी जद में आए, गोलियों की बौछार कर दी। और जिस दौर में यूपी पुलिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुई 303 राइफलें इस्तेमाल कर रही थी, उस समय शिवप्रकाश AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। शिवप्रकाश ने शाही को कुल 126 गोलियां मारी थी। इस हत्या ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में भूचाल ला दी। पहली बार लोगों का एहसास हुआ कि एक नया अपराधी मैदान में उतर चुका है, जो सिर्फ रंगदारी नहीं करता बल्कि बड़े बड़े बाहुबलियों को भी चुनौती देने की हिम्मत रखता है। कहा जाता है कि वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद रेलवे ठेकों के समीकरण तेजी से बदलने लगे। कई ठेकेदारों ने बिना विरोध किए सूरजभान और शिवप्रकाश के लोगों के सामने हथियार डाल दिए। वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद शिवप्रकाश का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब उसने अपराध को उद्योग बना दिया था। उसका तरीका साफ था, पहले धमकी, फिर फिरौती और अगर सामने वाला नहीं झुका तो सीधी हत्या। और यही वजह थी कि अगले कुछ महीनों में लखनऊ, गोरखपुर और आसपास के जिलों में उसका आतंक तेजी से फैलने लगा। अजय राज शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के, एक वो वहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर थे शायद उत्तर प्रदेश में। तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये शिवप्रकाश के उसका सबसे महत्वपूर्ण वो है किस्सा। तो मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, संदेश आया कि मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, आज ही मिलना चाहते हैं। पहुंचे, मुख्यमंत्री तनाव में थे, टहल रहे थे। ये जाके प्रणाम किया। पहले सामान्य बातें हुई, चेहरे पर तनाव था कल्याण सिंह के, लेकिन बातें हुई कि भाई अपराध बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, शिवप्रकाश क्या ऊधम मचाए है, इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्होंने सामान्य रूप से उत्तर दिया जयराज शर्मा ने कि हाँ साहब ठीक है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ और कह रहा था। अजय राज शर्मा उस चेहरे को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी और कोई विषय है क्या? तो फिर कल्याण सिंह ने धीरे से कहा कि ये शिवप्रकाश हमारी जान के लिए खतरा बना हुआ है, हमारी जान के लिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा ये इतना दुर्दांत अपराधी है कि सुरक्षा के तमाम प्रबंधों को तोड़कर ये अपना काम कर जाता है और इसने मेरी सुपारी ली। यहां से
उस ताप को समझिए। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य का, और वो भी कल्याण सिंह के कद का व्यक्ति, वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। कल्याण सिंह की सरकार के एक और बड़े कैबिनेट मंत्री थे, वो 5 टॉप मिनिस्टर्स में से एक थे। एक बार श्री प्रकाश ने उनको फोन पर धमका दिया था, तो वो मारे डर के अस्पताल में भर्ती हो गए थे, अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके। नाम लेना ठीक नहीं। ये स्थिति थी श्री प्रकाश की। मेरे ख्याल से देश में ऐसा कोई अपराधी नहीं हुआ होगा जिसको पकड़ने के लिए पुलिस का एक नया विंग सृजित किया गया हो। एसटीएफ बनाई इसीलिए गई थी, श्री प्रकाश को मारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। पुलिस की एक पूरी विंग बन जाए नहीं, और उसको मुख्यमंत्री का वरद हस्त हासिल हो कि जैसे भी हो श्री प्रकाश को मारो, जो साधन चाहिए, जो हथियार चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो आदेश चाहिए, सब। अरुण कुमार थे, राजेश पांडे, अविनाश मिश्रा, ये सब टीम थी ऑपरेशन श्री प्रकाश में। टाटा सूमो उस समय नई गाड़ी आई थी। 10 टाटा सूमो सफेद रंग की खरीदी गई थी इसी काम के लिए। सोचिए, कई करोड़ रुपया खर्च हुआ है ऑपरेशन श्री प्रकाश में, कई करोड़। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा अपराधी कोई नहीं रहा। 11 जनवरी 1999 की तारीख को लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में लखनऊ के बड़े कारोबारी पंकज श्रीवास्तव की उन्हीं के कार्यालय में गुर्गों के साथ मिलकर हत्या कर देता है, जिसके बाद ये संदेश पूरे व्यापारिक समाज में गया कि अगर तुम श्री प्रकाश शुक्ला की बात नहीं मानोगे तो मारे जाओ। इस वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत फैला। कई लोगों ने पुलिस सुरक्षा मांगी, लेकिन पुलिस खुद श्री प्रकाश शुक्ला के आगे लाचार थी, क्योंकि हर एक वारदात के बाद अपराधी गायब हो जाते थे और सामने आकर कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। क्योंकि 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ, वो ये कि शाम के बाद घर से मत निकलो, कहीं श्री प्रकाश शुक्ला की गोली का शिकार न हो जाए। हालांकि इन घटनाओं के कुछ महीनों बाद 12 मई 1997 को श्री प्रकाश ने ऐसा अपराध किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के कारोबारी वर्ग को हिलाकर रख दिया। लखनऊ के बड़े बिल्डर मूलचंद अरोड़ा का अपहरण कर लिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने साबित कर दिया कि अब श्री प्रकाश सिर्फ हत्या नहीं कर रहा, बल्कि करोड़ों की फिरौती का खेल भी शुरू कर चुका है। कई दिनों तक मूलचंद अरोड़ा का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में करीब 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिलने के बाद छोड़ा गया। उस दौर में 1 करोड़ रुपए की रकम किसी भी कारोबारी के लिए एक बड़ी रकम मानी जाती थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारियों ने अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक यहीं नहीं था। अगस्त 1997 में लखनऊ के दिलीप होटल के कमरा नंबर 206 में गोरखपुर के 4 ठेकेदार बैठे थे। कमरे में चाय चल रही थी, बातचीत भी हो रही थी। इस दौरान किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही सेकंड दूरी पर खड़ी है। तभी नीचे एक कार आकर रुकी, उसमें 2 युवक उतरे। दोनों के हाथों में AK-47 थी। वो बिना घबराए होटल की सीढ़ियां चढ़े, सीधे कमरे तक पहुंचे और जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठे लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले गोलियों की बारिश शुरू हो चुकी। कमरा गोलियों से छलनी हो गया। 4 में से 3 लोग किसी तरह बेड के नीचे छिप गए, लेकिन एक ठेकेदार की मौके पर मौत हो गई। जाते जाते हमलावरों में से एक ने कहा कि जान बचानी है तो भाग जाओ, जो भी मेरे और टेंडर के बीच आएगा उसका यही हाल होगा। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला।
उस एक वाक्य ने पूरे पूर्वांचल के ठेकेदारों को संदेश दे दिया कि रेलवे के ठेकों पर अब उसी का राज चले। दिलीप होटल की उस वारदात के बाद लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और बिहार के कई जिलों में एक ही चर्चा थी कि अब शिवप्रकाश शुक्ला सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि वो खुद एक चलता फिरता आतंक बन गया। उसके गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार थे, AK-47 खुलेआम इस्तेमाल की जा रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर वारदात के बाद पुलिस सिर्फ घटनास्थल का मुआयना कर रह जाती। अपराधी इतने सुनियोजित तरीके से निकलते थे कि उनके पीछे सिर्फ गोलियों के खोखे और दहशत बसती। शिवप्रकाश के बारे में लोग बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी की स्थिति, हरिशंकर तिवारी बड़ा नाम रहे, हरिशंकर तिवारी की स्थिति थी, गिड़गिड़ाने लगते थे शिवप्रकाश फोन कर दे तो मारे भय के। ये स्थिति थी हरिशंकर तिवारी की। सोचिए, कहां 22-23 साल का लड़का और कहां हरिशंकर तिवारी, लेकिन डर डर, ये स्थिति थी शिवप्रकाश। शिवप्रकाश रहता भी पूरे विलासिता वाले अंदाज में था। नया नया मोबाइल आया तो पता लगा कि कई मोबाइल खरीद लिए महंगे से महंगे, फिर उन मोबाइलों को अपनी महिला मित्रों को भी उपहार में भिजवाए। शिवप्रकाश जहां जहां जाता था, उत्तर प्रदेश पुलिस की वह विशेष विंग के अधिकारी वहां वहां जा उसका पीछा करते थे। सोचिए कितना भटकाया उसने। और एक मजे की बात, शिवप्रकाश शुक्ला की कोई फोटो पुलिस के पास नहीं थी। जहां जहां फोटो थी शिवप्रकाश की, उन सबके लिए शिवप्रकाश की स्थायी चेतावनी थी कि अगर किसी के पास से मेरी फोटो पुलिस तक पहुंची तो उसका पूरा खानदान मारा जाएगा। पुलिस पहचाने तो पहचाने कैसे, कौन है शिवप्रकाश। एक बार लखनऊ में वो दाढ़ी बनवाने आया था शिवप्रकाश, तो घेराघारी हुई, गोली चली, एक आदमी मारा भी गया, लेकिन शिवप्रकाश भाग गया क्योंकि पुलिस के पास कोई पहचान के लिए चित्र ही नहीं था। शिवप्रकाश के जीजा के यहां से शायद भांजी की शादी में, भांजी की जन्मदिन में या भांजी के जन्मदिन में शिवप्रकाश आया था। उस समय की एक फोटो थी, वहां से पुलिस को एक फोटो मिली और वो भी जीजा रोए, जिज्जी रोए शिवप्रकाश की कि फोटो ना ले जाओ भैया, हमको मार डालेगा शिवप्रकाश। पुलिस वाले उनको समझाएं कि तुम तो जीजा हो, बहन हो। बोले जीजा बहन कुछ नहीं मानता शिवप्रकाश, उसकी डिक्शनरी में सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी वो वहां से एक फोटो मिली और उस फोटो से फिर बनवा के फोटो फिर यत्र तत्र सर्वत्र उसको प्रसारित किया गया। उधर शिवप्रकाश लगातार अपनी रणनीति बदल रहा था। वो कभी एक दिन से ज्यादा शहर में नहीं रुका। आज लखनऊ, कल पटना, परसों मोकामा और फिर नेपाल। उसके गैंग में भी बहुत कम लोग रहते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो एक समय में 3 या 4 लोगों से ज़्यादा अपने साथ नहीं रखता। उससे लगता था कि ज़्यादा लोग होंगे तो मुखबरी की संभावना बढ़ जाएगी। इसी बीच 9 सितंबर 1997 की वो तारीख आई जिसने पहली बार शिवप्रकाश शुक्ला और उत्तर प्रदेश पुलिस को आमने सामने ला खड़ा किया। कई दिनों से पुलिस को एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि शिवप्रकाश जब भी लखनऊ आता है, शाम के समय वो जनपथ मार्केट जरूर आता है। वहाँ के बॉम्बे हेयर सैलून में वो बाल कटवाता और शेव बनवाता। ये सूचना बार बार मिल रही थी, लेकिन पुलिस हर बार खाली हाथ लौटती। उस दिन भी शाम के करीब 6:30 बजे तत्कालीन एडिशनल एसपी सत्येंद्र वीर सिंह अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में लखनऊ के जनपथ मार्केट पहुंचे। उनके साथ सीओ कैसरबाग राजेश पांडे,
एसआई आर.के. सिंह और सिपाही रणकेंद्र सिंह भी थे। सभी अलग अलग जगह खड़े होकर भीड़ पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान परफ्यूम की एक नामचीन दुकान की तरफ से आने वाले रास्ते पर एएसपी को एक कम कद का युवक दिखा, जिसकी पीठ पर काफी बड़ा बैग था। उस युवक की हाइट की तुलना में बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। पुलिस ने युवक को रोककर बैग खोलने को कहा तो युवक आनाकानी करने लगा और युवक को आनाकानी करता देख एएसपी ने पिस्टल निकाली और परिचय देते हुए बैग खोल लिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद युवक ने थोड़ी सी चैन खोलकर बैग में हाथ डालना चाहा। हालांकि पहले से सतर्क पुलिस ने धक्का देकर बैग छीना। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो युवक भागकर पास की चिकन की दुकान में घुस गया। बैग सिपाही रणकेंद्र के पास छोड़कर एएसपी और सीओ ने उसका पीछा किया और दुकान में घुसे युवक को दबोच लिया। इसी दौरान पीछे से पहुंचे सिपाही ने बताया कि बैग में AK-47। इसके साथ ही बैग से भारी मात्रा में कारतूस और हथियार भी बरामद हुए। दुकान के अंदर घिरे युवक ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की। उसने सिपाही की पिस्तौल छीनने का भी प्रयास किया। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और वो वहीं ढेर हो गए। उधर एसआई आर.के. सिंह बाजार के दूसरे हिस्से में खड़े थे। तभी उन्होंने 3 युवकों को तेजी से भागते हुए देखा। उन्हें शक हुआ और वो अकेले ही उनके पीछे दौड़ पड़े। तीनों युवक दारुल शफा की तरफ भाग रहे थे। आर.के. सिंह भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते अचानक उनका पैर तार में उलझ गया और वो सड़क पर गिरे। उन्हें गिरा देख तीनों में से एक युवक पास लौटा। उसने पहले आर.के. सिंह को लात मारी, फिर सरकारी पिस्तौल उठा ली और बिना एक पल गंवाए पूरी मैगजीन उन पर खाली कर। गोलियों की आवाज सुनते ही पुलिस टीम दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि जिस युवक ने वापस लौटकर आर.के. सिंह को गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद श्री प्रकाश शुक्ला था। बताया जाता है कि आर.के. सिंह ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने पीछे लौटकर उन्हें मार डाला ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। इस मुठभेड़ में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली। मारा गया युवक सूरजभान सिंह का शार्प शूटर टूनिया राम निकला। उसके पास से मिले बैग में एक कार्बाइन, कई पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस और एक डायरी में जिसमें कई फोन नंबर दर्ज थे। जनपद की घटना के बाद लखनऊ पुलिस ने कई दिनों तक दारुल शफा, हजरतगंज, कैसरबाग और उसके आसपास के इलाकों की घेराबंदी की। हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ हुई। बिहार पुलिस से संपर्क किया गया। टूनिया राम की डायरी में लिखे नंबरों की जांच शुरू हुई। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में था। अधिकांश बातचीत लैंडलाइन या पीसीओ से, इसलिए हर नंबर की पड़ताल करना अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर भी पुलिस को उम्मीद थी कि अब श्री प्रकाश ज़्यादा दिन नहीं बच पाए, मगर हुआ ठीक उल्टा। पुलिस जितनी तेजी से उसके करीब पहुंच रही थी, उतनी ही तेजी से श्री प्रकाश अपने ठिकाने बदल रहा। वो कभी मोकामा में दिखाई देता, कभी पटना, कभी गोरखपुर, तो कभी नेपाल के विराटनगर। उसके गैंग के सदस्य अलग अलग नामों से और होटल और लॉज में रुकते थे। किसी के पास असली पहचान नहीं होती। वो खुद भी कई जगह अशोक नाम से रहता था ताकि कोई उसकी असली पहचान तक पहुंच न सके। इधर पुलिस लगातार उसके पीछे लगी थी, उधर श्री प्रकाश का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा था। वहीं आज के दौर में किसी अपराधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में फैल जाती है, लेकिन 1997 और 98 में हालात बिल्कुल अलग थे। श्री प्रकाश ने अपने गैंग में साफ आदेश दे रखा था कि उसकी कोई फोटो नहीं खींची जाए। कहा जाता है कि उसने धमकी दी थी कि जिसकी भी वजह से उसकी तस्वीर पुलिस तक पहुंचेगी, उसे 24 घंटे के भीतर मार दिया जाएगा। इसी वजह से महीनों तक पुलिस सिर्फ हुलिये के आधार पर श्री प्रकाश की तलाश करती है।
कोई कहता वो लंबा है, कोई कहता मध्यम कद का है, कोई कहता दाढ़ी रखता है, कोई कहता क्लीन शेव में रहता है, कोई उसके हुलियों को लेकर अलग अलग बातें बताता है। इसी बीच लखनऊ में उसके एक रिश्तेदार के घर पुलिस ने दबिश दी। वहाँ परिवार की पुरानी तस्वीरों में एक जन्मदिन समारोह की एक फोटो मिली। उस फोटो में शिव प्रकाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा, लेकिन शरीर का अधिकांश हिस्सा नहीं था। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने उस चेहरे को काटकर अभिनेता सुनील शेट्टी के पोस्ट कार्ड पर जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई। यही तस्वीर बाद में पुलिस और सोशल मीडिया के बीच प्रसारित की। सालों तक यही तस्वीर शिव प्रकाश की पहचान बनकर इस्तेमाल होती रही। हालांकि तस्वीर मिलना पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके फोटो भेजे। हर थाने में उसकी फोटो पहुंचाई गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सीमा और तमाम चौकियों पर उसकी तस्वीर लगाई गई। लेकिन तस्वीर मिलने के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। उधर शिव प्रकाश का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ चुका था कि उसने राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर बिहार में भी अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मारा गया था शिव प्रकाश। तब मैं भी वहीं रहने लगा था। शिव प्रकाश को अपने प्रचार से भी बड़ा प्रेम था। अखबार में मेरी क्या खबर छपी है ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। हिंदी तो खुद पढ़ लेता था, अंग्रेजी के लिए एक चेला रखा था कि तू रोज अंग्रेजी के अखबार में मेरे बारे में क्या निकला वो पढ़ के मुझे बताएगा। तो जब अखबारों में शिव प्रकाश का फोटो छपा पहली बार तो शिव प्रकाश को यकीन नहीं आया। उसने अपने सूत्र से कहा कि भाई पागल हो गए हो, मेरा फोटो कैसे हो सकता है, किसी के पास नहीं, और जिसके पास है उनकी हिम्मत नहीं कि दे दे। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं फोटो छप गया तो कहा मुझे अखबार भेजो पैकेट में बंद करके सारे। और जब उसके पास अखबार पहुंची और शिव प्रकाश ने देखा तो उसको लगा कि कहीं ना कुछ चेन टूटी है, पुलिस ने कहीं ना कहीं सेंधमारी कर ली। आखिरी दिन की कथा भी बड़ी विचित्र है। शिव प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाला था दिल्ली से फ्लाइट लेके। तो जिस दिन फ्लाइट उसको लेनी थी सुबह 5 साढ़े 5 बजे की 6 बजे की फ्लाइट थी। शादी वर्दी में सारे दिल्ली पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, एसटीएफ के सारे लोग मौजूद थे। पुलिस को ये लग रहा था कि एयरपोर्ट के अंदर पकड़ेंगे तो निहत्था मिल जाएगा, क्योंकि असलहत लेके तो एयरपोर्ट पर आप अंदर नहीं घुस सकते, फ्रिस्किंग होती। ये लोग खड़े रहे, विमान भरता रहा। विमान में केवल एक सीट बची, बाकी सब यात्री बैठ गए। चार्ट देखा गया, सीट किसकी नाम की है, उस पर कोई दूसरा नाम था, शिव प्रकाश का नाम नहीं था। तो पता लगा कि ये शिव प्रकाश के नाम से नहीं कराई गई होगी सीट, शिव प्रकाश के द्वारा किसी फर्जी नाम से कराई। फिर शिव प्रकाश के फोन को सर्विलांस पर लिया गया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि आज मुझे आना था, आज मैं नहीं आ पाया, अब मैं कल शाम की फ्लाइट से आऊंगा, आज कुछ काम था। और इसके बाद फिर श्री प्रकाश की लोकेशन के पीछे पीछे एसटीएफ चलने लगी। NS-24 पर एक नीले रंग की कार थी जिसको खुद वो चला रहा था शिव प्रकाश। 2 उसके सहयोगी गैंग के लोग उसके साथ थे। वहां से वो आए, शिव प्रकाश को कुछ अंदेशा हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है, तो उसने इंदिरापुरम की ओर गाड़ी ले ली, वहां से कौशाम्बी की ओर ली। फिर आगे जाके एक कच्चे रास्ते में गाड़ी उतार दी और वहीं पुलिस ने उसको घेरा। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। गोलियां चली और एक भीषण मुठभेड़ के बाद शिव प्रकाश मारा गया। शिव प्रकाश मारा गया, इस पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था नेताओं को, अधिकारियों को। आपको पता है उसका अगला निशाना था
बिहार सरकार के प्रभावशाली मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद। बताया जाता है कि इस हत्या की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी। श्री प्रकाश ने अपने साथियों के साथ पटना पहुंचकर मंत्री की दिनचर्या की रेकी की। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उसने अस्पताल में फर्जी पहचान के साथ रहकर भी मंत्री की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर 13 जून 1998 की सुबह पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर जैसे ही ब्रज बिहारी प्रसाद अपनी गाड़ी से उतरे, पहले से घात लगाए हमलावरों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा, वो भी उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने। इसी के साथ बिहार के एक शक्तिशाली मंत्री की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। अब श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ उत्तर प्रदेश का अपराधी नहीं था, वो राष्ट्रीय स्तर का सबसे वांछित गैंगस्टरों में शामिल हो चुका है। इसी हत्याकांड के कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को एक ऐसी खुफिया सूचना मिली जिसने शासन और पुलिस मुख्यालय दोनों में हड़कंप मचा। सूचना थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली। ये वो सूचना थी जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान शुरू करा। यहीं से सरकार ने यह तय कर लिया कि अब इस अपराधी को पकड़ने के लिए पारंपरिक पुलिस व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसके बाद लखनऊ सचिवालय में मुख्यमंत्री, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में कई घंटे तक चर्चा चली और आखिरकार फैसला लिया गया कि राज्य के सबसे प्रशिक्षित और तेज अधिकारियों की एक अलग टीम बनाई जाए, जिसका एकमात्र उद्देश्य होगा श्री प्रकाश शुक्ला और उसके नेटवर्क का खात्मा। और 4 मई 1998 की तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया। तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा के नेतृत्व में राज्य के चुने हुए करीब 50 अधिकारियों और जवानों को इस नई यूनिट में शामिल किया गया। कागजों पर STF का दायरा हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटना भी था, लेकिन उस समय पुलिस महकमे में हर कोई जानता था कि इस फोर्स का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक था, श्री प्रकाश शुक्ला। STF ने काम शुरू करते ही सबसे पहले उसकी पूरी अपराध कुंडली तैयार की। किन लोगों से वो मिलता है, किन किन शहरों में उसके ठिकाने हैं, किन कारोबारियों से उसने वसूली की है या उसकी वसूली चल रही है, कौन कौन उसके गैंग में सक्रिय है, किन नेताओं और अपराधियों से उसके संबंध हैं। हर पहलू पर अलग अलग टीम बनाई, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि श्री प्रकाश किसी भी एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता था। वो लगातार ठिकाने बदलता रहता था। उसके पास कई गाड़ियाँ थीं और कई नकली नाम। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जब मोबाइल रखना खुद एक हैसियत की बात माना जाता। STF ने फैसला किया कि अगर उसे बंदूक से नहीं पकड़ा जा सकता तो तकनीक से पकड़ा जाए। ये वही दौर था जब भारत में मोबाइल सर्विलांस शुरुआती अवस्था में था। कॉल डिटेल निकालना आसान नहीं था, टावर लोकेशन जैसी तकनीक भी सीमित थी, फिर भी STF ने जोखिम उठाया। खुफिया जानकारी मिली कि श्री प्रकाश की गाजियाबाद की एक युवती से करीबी दोस्ती। वो अक्सर उससे मोबाइल पर बात करता है। दोनों कई बार दिल्ली और गाजियाबाद में मिलते भी हैं। यहीं से पुलिस को पहली ठोस उम्मीद दिखाई दी। शुरुआत में श्री प्रकाश का मोबाइल नंबर निगरानी पर लगाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे शक हो गया कि पुलिस उसकी कॉल ट्रैक कर रही है। उसने तुरंत मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और PCO से फ़ोन करना शुरू कर दिया। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला की जगह अगर कोई और दूसरा अपराधी होता तो शायद पुलिस का सुराग यही खत्म हो। लेकिन STF ने इस बार अलग रणनीति अपनाई। उसने श्री प्रकाश की प्रेमिका के मोबाइल नंबर को भी निगरानी पर रख दिया और यही आगे चलकर पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
अब जब भी श्री प्रकाश शुक्ला की प्रेमिका के फोन पर कॉल आती, पुलिस उस कॉल की लोकेशन निकालने की कोशिश करती। कई दिनों तक कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसी दौरान श्री प्रकाश बेहद सतर्क था। वो हर बार अलग अलग पीसीओ से फोन करता था, कभी नोएडा तो कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद तो कभी रास्ते में किसी छोटे कस्बे से। उधर लगातार पुलिस की दबिश से श्री प्रकाश भी बेचैन होने लगा था। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में उसके कई ठिकानों पर छापे पड़ चुके थे। उसके भाई और परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही थी। कई साथियों के परिजनों तक पुलिस पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि इसी दौरान उसने सीधे तत्कालीन डीजीपी को फोन कर अपने परिवार को परेशान न करने की धमकी तक दे दी। इतना ही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली नेताओं से भी उसने संपर्क किया और अपने परिजनों को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं थी। लगातार पुलिस दबिश और तकनीक निगरानी से परेशान होकर श्री प्रकाश शुक्ला ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसे वो अपना गुरु मानता। उसने फोन पर कहा कि जहां भी जा रहा हूं पुलिस पीछे पहुंच जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। कई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिलती है कि उस तांत्रिक ने उससे पूछा कि अब तक कितनी नरवली दी है। श्री प्रकाश ने जवाब दिया, गिनी नहीं। जब तांत्रिक ने कहा कि जब 101 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं कोई नहीं हरा सकता। उधर एसटीएफ को आखिरकार वो सुराग मिल चुका था जिसका महीनों से इंतजार था। एक दिन प्रेमिका के नंबर पर कॉल आई। तकनीकी टीम ने तुरंत सक्रिय होकर पता लगाया कि कॉल गाजियाबाद नोएडा के पास स्थित एक पीसीओ से की गई। ये पहली बार था जब पुलिस श्री प्रकाश की लगभग वास्तविक लोकेशन पता कर चुकी थी। ये जानकारी मिलते ही एसटीएफ की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई। गाजियाबाद और नोएडा के बीच जो लोकेशन मिली थी, उस फोन कॉल ने महीनों से चल रहे ऑपरेशन की दिशा बदल दी थी। एसटीएफ को पहली बार भरोसा हुआ कि अब श्री प्रकाश शुक्ला ज़्यादा दूर नहीं है। तकनीकी टीम लगातार कॉल डिटेल, पीसीओ की लोकेशन और उसके संभावित रास्तों का मिलान कर रही थी। दूसरी तरफ फील्ड में मौजूद टीमें बिना वर्दी के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर बिखर चुकी थी। हर टीम को सिर्फ इतना बताया गया था कि अगर इस बार श्री प्रकाश निकल गया तो शायद उसे पकड़ने का कोई दूसरा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। उस समय तक श्री प्रकाश भी समझ चुका था कि पुलिस पहले जैसी नहीं रहती। अब सिर्फ नाकेबंदी या मुखबरी के भरोसे नहीं, बल्कि तकनीक की मदद से भी उसका पीछा किया जा रहा है। यही वजह थी कि उसने अपने साथियों के साथ रहने का तरीका भी बदल दिया। वो कभी एक जगह लगातार 2 रात नहीं रुकता था। एक दिन दिल्ली, दूसरे दिन गाजियाबाद, तीसरे दिन नोएडा और फिर अचानक बिहार या नेपाल की तरफ निकल जाता। उसके पास कई मोबाइल सिम थे, लेकिन बातचीत के लिए वो अक्सर पीसीओ का इस्तेमाल करता। कार भी बदलता रहता था। कई बार रास्ते में गाड़ी रोककर भी वो देखता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ने लगी। राजीव रतन शाह उत्तर प्रदेश के गृह सचिव रहे कल्याण सिंह जी के समय में। फिर वो आ गए थे यहाँ प्रसार भारती में उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होकर। तो मुख्यमंत्री के जहन में ये बात डालने वाले कि अपराध बड़े माफियाओं के लिए, बड़े आतंकी मतलब अपराधियों के लिए एक अलग से पुलिस का एक डेडिकेटेड विंग बने। रूटीन पुलिसिंग में खुद इतने काम होते हैं कि वो लोग ये काम नहीं कर सकते। ये आइडिया कल्याण सिंह के दिमाग में डालने का काम राजीव रतन शाह ने किया था। फिर जब वो यहाँ आ गए और उस दिन उनको जब ये पता लगा कि आग की तरह खबर फैली कि श्री प्रकाश मारा गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को फोन किया। सारे उनके गृह सचिव रहे थे, सारे उनके संपर्क में थे। कहा कि मैं श्री प्रकाश की बॉडी को देखना चाहता हूं, मैं और मेरी पत्नी। तो उन्होंने कहा कि सर गाजियाबाद के ये मुर्दा घर में आना होगा। ठीक है, वो गए। लाइट नहीं वहाँ, तो टॉर्च की रोशनी में उन्होंने श्री प्रकाश की लाश देखी। पति पत्नी मेरे ख्याल से 2-2.5 मिनट रुके और वापस आ गए।
अजय राज शर्मा जी ने ये सूचना मुख्यमंत्री को दी। कल्याण सिंह उस वक्त अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं विधानसभा में थे और भाषण दे रहे थे। जब मुख्यमंत्री को बताया गया कि, तो उन्होंने अजय राज शर्मा से बात की। अजय राज शर्मा से कहा कि भाई देख लो शर्मा जी, ये शैली जैसी थी कल्याण सिंह जी की बोलने की। उनका भाई देख लो शर्मा जी, ऐसा ना हो मैं बोल दूं और बाद में बात गलत निकल जाए तो चेहरा खराब हो जाएगा मेरा। अजय राज शर्मा ने कहा नहीं, जो मारा गया है वो श्री प्रकाश शुक्ला ही है। तब कल्याण सिंह ने विधानसभा में उसका ऐलान किया और श्री प्रकाश शुक्ला का मरना कल्याण सिंह के लिए क्या मायने रखता था, इसका इस बात से अंदाज लगाइए कि श्री प्रकाश शुक्ला को मारने वाली टीम, एसटीएफ की टीम जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से एयरपोर्ट पर कल्याण सिंह खुद उपस्थित हुए उस टीम को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। मुझे याद नहीं आता कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पुलिस टीम को वेलकम करने के लिए उस राज्य का चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट गया हो। नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ और अभी तक फिर कभी दोबारा भी नहीं हुआ। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी कल्याण सिंह के लिए। और उस विंग के एसटीएफ में जितने भी लोग थे सबको 1 लाख रुपए का पुरस्कार कल्याण सिंह ने दिया। 6-7 साल का आपराधिक जीवन, उसमें तूफान भी था, उसमें सुनामी भी थी, उसमें तांडव भी था, उसमें प्रलय भी था। कुल जमा ये स्थिति थी श्री प्रकाश की। उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा बाहुबली, कोई बड़ा दबंग ऐसा नहीं था जो श्री प्रकाश के नाम से तौबा नहीं कर रहा था। उन 6-7 वर्षों में सबकी टांगे कांप रही थी। क्यों? क्योंकि उतना निर्मम और उतना दुस्साहसी अपराधी उत्तर प्रदेश की आंखों ने नहीं देखा था उससे पहले, जैसा श्री प्रकाश था। 22 सितंबर 1998 की रात और 23 सितंबर 1998 की सुबह के बीच एसटीएफ को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि श्री प्रकाश दिल्ली की तरफ है और जल्द ही गाजियाबाद जाएगा। ये भी जानकारी मिली कि उसके साथ उसके भरोसेमंद साथी भी मौजूद हैं। पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले संभावित रास्तों पर अपनी टीमें लगाई। 23 सितंबर 1998 की सुबह एसटीएफ के प्रभारी अधिकारियों को एक और महत्वपूर्ण सूचना मिली। बताया गया कि श्री प्रकाश अपनी कार से गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अलग अलग टीमों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया ताकि अगर वो एक रास्ते से निकल भी जाए तो दूसरी टीम उसे रोक सके। श्री प्रकाश अपनी सीएलओ कार में था। उसके साथ उसके करीबी साथी अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी, भरत नेपाली बताए जाते हैं। जब कार वसुंधरा एन्क्लेव पार करके इंदिरापुरम की तरफ बढ़ी तो एसटीएफ ने तय कर लिया कि अब एक्शन का समय आ गया है। देखते ही देखते एसटीएफ की गाड़ियों ने तेजी से आगे बढ़कर श्री प्रकाश की गाड़ी को चारों तरफ से घेरे। पुलिस ने हथियार तान लिए। एसटीएफ के अधिकारियों ने ऊंची आवाज में कहा, हथियार डाल दो, सरेंडर। लेकिन जिन हाथों ने पिछले कई सालों में दर्जनों लोगों पर गोलियां चलाई थी वो इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं। दूसरी तरफ श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी और एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो जाता है। इसी के साथ 23 सितंबर 1998 को महज 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला का अंत। और जिस अपराधी ने कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश और बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी थी, उसका सफ़र उसी बंदूक की गोलियों के बीच खत्म हुआ जिसके दम पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। श्री प्रकाश की मौत की खबर कुछ ही घंटों में लखनऊ पहुंच गई। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। खबर मिलते ही पूरे प्रदेश में ये सूचना फैल गई
कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने उसके ठिकानों, दस्तावेजों और संपर्कों की गहन जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ प्रभावशाली लोगों और कुछ पुलिसकर्मियों तक उसके संपर्क होने की बात भी जांच में निकल गई। आरोप ये भी रहे कि कुछ लोग उसे पुलिस की गतिविधियों की जानकारी पहुंचाते रहे। हालांकि इन मामलों में अलग अलग स्तर पर जांच हुई, लेकिन सभी आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हो सके। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के साथ एक आपराधिक अंत जरूर हुआ, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इसी ऑपरेशन ने एसटीएफ जैसी स्पेशल यूनिट की उपयोगिता साबित की, जिसके बाद यही एसटीएफ कई बड़े माफियाओं, आतंकियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बनी। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि उसने अपराध की दुनिया में बहुत लंबा समय नहीं बिताया। लगभग 1993 से 1998 के बीच, यानी करीब 5 साल में ही उसने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उसके लिए एक स्पेशल फोर्स बना लिया। और उसकी कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की भी कहानी है कि जब अपराध, राजनीति, ठेकेदारी और सत्ता के समानांतर तंत्र आपस में उलझ जाते हैं, तब कानून को भी एक नए तरीके से लड़ना पड़ता है। और इसी के साथ श्री प्रकाश शुक्ला का अंत उसी बंदूक और गोलियों के बीच हुआ जहां उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। ऐसी ही अपराध जगत से जुड़ी किस्से और कहानियों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र। नमस्कार, जय।